हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम में अभी जो पैटर्न पूछा जा रहा है वहाँ पर 10 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। तो अभी भी CDP जो है आपका 30 नंबर में ही है, लेकिन 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस के 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, पेडागोजी का, मैथ्स का दे रहे हैं, SST का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, राइट। इसी तरीके से रहेगा। तो मोस्टली जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपसे CDP ही पूछा जाता है, बाल विकास ही पूछा जाता है। तो आप इसको अभी ऐसे ही कंसीडर करके चले कि आप 30 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बाकी सारे कोर्सेज आपका अवेलेबल है। जस्ट लाइक अगर आप सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, तो सारे कोर्सेज विद टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। स्पेसिफिक अगर आपको मैथ्स पेडागोजी का कोर्स चाहिए तो वो अवेलेबल है, उसके वीडियो क्लासेस भी अब अवेलेबल हो चुकी है। 30 नंबर की तैयारी अगर आपको करनी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप 90 नंबर उधर अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना, तो 30 नंबर में स्पेसिफिक अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, GK, GA, GS वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, तो इसके लिए भी अलग से 30 नंबर का टेस्ट सीरीज आपका जस्ट ₹49 में आपको 10 टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे और इसमें फ्री स्टडी मटीरियल रहेगा, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज की आप सभी ने डिमांड करी थी वो सारी कोर्सेज अब ऐप पर आ चुके हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन जो हम लोगों ने लिया था तो वहाँ से 3 क्वेश्चन रह गए थे, उन 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए जिसको किस रूप में जाना जाएगा। जजमेंट शुड कम थ्रू अ सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। जब भी जजमेंट या डिसीजन या निर्णय लेने की बात की जाती है वो सिस्टमैटिक तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है, और मूल्यांकन के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसको क्रिटिकल थिंकिंग, इंसाइटफुल, इमोशनल या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाएगा। तो जजमेंट हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, क्योंकि इसमें गहन विचार मंथन करना पड़ता है, और गहन विचार मंथन की बात कहाँ पर होती है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर होती है, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी समझ से आ जाती है। ये इमोशंस, भावनाओं, फीलिंग की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है, और डाइवर्जेंट आपके क्रिएटिविज्म की बात करता है, ठीक है, कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करता है, ठीक है। तो अभी हमसे निर्णय, डिसीजन की बात हो रही, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है क्या कहलाता है। एन असेसमेंट दैट इज कैरीड आउट थ्रू आउट द कोर्स, मतलब पूरे साल भर जो असेसमेंट किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाएगा, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक या फिर इनिशियल असेसमेंट। जो पूरे साल भर असेसमेंट किया जाता है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि समेटिव तो जो होता है बिल्कुल लास्ट में होता है, मतलब जब आपका सेमेस्टर एंड होने वाला होता है या साल खत्म होने वाला होता है तब जो एग्ज़ाम ली जाती है वो आपकी समेटिव में आती है। डायग्नोस्टिक आपकी कमी, आपके अंदर कोई कमजोरी है, वीकनेस है, किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक इसमें आप कमज़ोर हैं, तो उस कमज़ोरी को पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक करके उसका रिमेडियल किया जाता है। और इनिशियल जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है तब उसका एक जनरल इंटरव्यू या बेसिक उससे जो जानकारी ली जाती है वो उसका इनिशियल असेसमेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि पूछा है पूरे साल भर कौन सा किया जाता है, फॉर्मेटिव किया जाता है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कक्षा में क्या देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लेकर आया जा सकता है। दैट मीन्स अगर हम लोग ऐसा कहें कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना है ना, बच्चों के अंदर का जो क्रिएटिविज्म है उसको बाहर लेकर आना है, तो हम लोग उनको होमवर्क दे सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, इम्पोजिशन, आरोपण कर सकते हैं या फिर असाइनमेंट्स दे सकते हैं। तो देखो सबसे अच्छा वे क्या है, सबसे अच्छा माध्यम है समानुदेशन देना। असाइनमेंट्स देकर बच्चों के अंदर का जो क्रिएटिविज्म है उसको बाहर लेकर आया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, द सोक्रेटिक मेथड इज नोन, सुकराती विधि को किस नाम से जाना जाता है, डिस्कशन मेथड के नाम से, क्वेश्चन आंसर मेथड के नाम से,
लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से या फिर इंक्वायरी मेथड के माध्यम से। देखो जो सुकराती पद्धति है उसको आप क्वेश्चन आंसर मेथड के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर पूछकर जो है अपनी समस्या का समाधान किया जाता है, या फिर यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा और आंसर करिएगा। ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा कि अभ्यास का नियम अधिगम में किस चीज़ के महत्व को देता है। देखो एक्सरसाइज की बात हो रही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें रिवॉर्ड की बात की जाएगी, रेडीनेस की बात की जाएगी, प्रैक्टिस की बात की जाएगी, या फिर इम्पैक्ट प्रभाव की बात की जाएगी। तो अभ्यास का नियम अधिगम में किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? अभ्यास का नियम हमेशा हमें प्रैक्टिस करने की बात करता है। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बार बार अभ्यास करो। दैट मीन्स आपको बार बार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। आप मेंटली किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को करने के लिए कितने तत्पर हैं, वो लॉ ऑफ रेडीनेस होता है ना। मतलब हमारी मानसिक रूप से आपको उस कार्य को करने के लिए कितने एक्टिव हैं, वो रेडीनेस हो गया। पुरस्कार का नियम आपको पता ही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड और एनफोर्समेंट की बात होती है। तो पुरस्कार के थ्रू अवार्ड रिवॉर्ड देकर बच्चों को कार्य करवाया जाता है, ठीक है। और अपना एक होता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि आप अगर किसी कार्य को करते हैं और उसमें आपको पता चल रहा है कि हाँ आप इसमें सफल हो जाएंगे या सफल हो जाते हैं, तो बार बार आप उसी प्रकार के या उस कार्य को करेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं सफल हो रहे हैं, बार बार असफलता लग रही है, तो फिर आपको करने में मजा भी नहीं आएगा और बार बार आप उस कार्य को नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी अभ्यास की बात हो रही है, अभ्यास के लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कैरोल ड्यूक के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार क्षमता के वृहद दृश्य का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कैरोल ड्यूक माइंडसेट थ्योरी, एन इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी मीन्स एक स्थिर और अनियंत्रित विशेषता, एक व्यक्ति की विशेषता जिसे बदला नहीं जा सकता, बौद्धिक क्षमताओं का एक समुच्चय जो एक व्यक्ति के पास होता है, कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत भंडार। हमसे क्या बोला है? कैरोल ड्यूक के मानसिकता के सिद्धांत के अनुसार क्षमता के एक वृहद दृश्य का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर जो बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है उसका सोचने समझने का तरीका काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा सोचता है वो। तो इसका मतलब क्या होना है? तो इसका मतलब भी एक पॉजिटिव ही आंसर होगा। देखो, एक स्थिर और अनियंत्रित विशेषता जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। एक व्यक्ति की विशेषता जिसको बदला नहीं जा सकता, जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जिसलिए अगर कोई किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर, क्रोध हुआ, तो क्या वो लाइफ टाइम क्रोधित ही रहेगा? क्या वो पलट नहीं सकता? तो ये भी एक नेगेटिव सेंस देकर जा रहा है कि अगर अच्छा है, मतलब अगर काम शांत है तो वो शांति रहेगा, ठीक बात है। लेकिन अगर कोई क्रोधी हुआ तो वो फिर क्रोध ही रहेगा क्या? तो फिर इसको एक नेगेटिव सेंस में लो। बौद्धिक क्षमताओं का एक समुच्चय जो एक व्यक्ति के पास होता है, मतलब स्पेसिफिक फिक्स इंटेलिजेंस, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत भंडार। डेफिनेटली ये किसकी बात कर रहा है? ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहा है। ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली क्या होता है? जिसमें व्यक्ति जो है काफ़ी बड़ा सोचता है, व्यक्ति के विचार यहाँ पर बदलते रहते हैं। एक बुक भी है, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट करके, है ना। माइंडसेट करके एक बुक है जिसमें 2 प्रकार के माइंड के बारे में बात की गई है। हमने जो भी आंसर किया वो ग्रोथ माइंडसेट वाला किया है। जो कोई भी चीज़ अगर आपको क्रिटिसाइज कर रही है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, जितने भी चैलेंजेस है उनको आप गले लगाएंगे, एम्ब्रेस करेंगे। डिज़ायर, आपके अंदर इच्छा होगी चीज़ों को सीखने की, आप नई नई एबिलिटीज़, नई नई योग्यताओं को यहाँ पर विकसित करेंगे, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट फिक्स माइंडसेट, मतलब ये काफ़ी लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग कैसे? यहाँ पर कोई भी चैलेंजेस आएंगे व्यक्ति के सामने, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा और बहुत जल्दी हार मान जाएगा, गिव अप कर देगा। थ्रेटन बाय अदर सक्सेस, कोई दूसरे ही लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उनसे जलन, ईर्ष्या भावना होगी, ठीक है। डिज़ायर टू लुक स्मार्ट, हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करेगा बजाय इसके कि वो खुद से अच्छा बने, ठीक है। फोर्स इज फ्रूटलेस, मतलब वो कोई भी मेहनत यहाँ पर नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी करता हूँ फेल हो जाता हूँ। इग्नोर फीडबैक, फीडबैक लेने को अवॉइड करेगा। फिक्स्ड एबिलिटीज़ के जो है वो ठीक है, नया कुछ नहीं करना है खुद से। ये 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका माइंडसेट कौन सा है, ग्रोथ है या फिर फिक्स्ड है। हमें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाला होना है, दूसरों की खुशियों में खुश रहना है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है कि अगर दूसरे सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उसको भी एज हम लोग बोलते हैं ना कि उसकी तरह लेना है, उनसे मोटिवेट होना है, राइट। तो हमें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाला होना चाहिए। तो बेसिकली कैरोल ड्यूक ने जो बात कही है, हमें ग्रोथ माइंडसेट होने की बात कही। इसमें जो वृहद मानसिकता है, मतलब वही ग्रोथ माइंडसेट की बात हो रही है। कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत भंडार हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला सेशन मैंने आपको, ये वाली जो चीज़ है कैरोल ड्यूक की थ्योरी,
ये आपको 5 मिनट सेशन में भी समझा चुके हैं। 5 मिनट सेशन में 40 ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी न्यू है, मतलब वो सिलेबस के अंदर दिखते नहीं है बट स्टिल वो सिलेबस का एक हिस्सा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको 5 मिनट सेशन में समझाई है। वहाँ से जाकर भी आप सारे सेशंस विजिट कर लीजिएगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 5 से 7 मिनट में आपको हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से एक रिविजन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे किसके दौरान ध्वनियों का प्रयोग करते हैं? प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट में, फॉर्मल में या सेंसरी मोटर में? आपको पता है बच्चा ध्वनियों के माध्यम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, वो कब होता है? सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। क्योंकि आप देखेंगे सेंसरी मोटर में बच्चा जो है ध्वनियों की आवाज़ से आकर्षित होता है, उसको जब नई नई ध्वनियाँ सुनाई देती है तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड जनरेट करता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर चीज़ों को उलटना पलटना, भार, वस्तु, उन सब चीज़ों के माध्यम से सीखेगा। अमूर्त संक्रियात्मक में कल्पनात्मक चिंतन करके चीज़ों का वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्या बोला गया है? वाई इज द लर्निंग एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिव लर्निंग? सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का एक अच्छा एनवायरनमेंट होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित किया जा सकता है, कोई आकलन इसमें नहीं होता है। सामग्री से संलिप्त होने की आवश्यकता है और यह कई संसाधनों का प्रयोग करता है। इसमें कई मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, कई सारे TLM वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है ना? तो सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए जो है अधिगम का एक परिवेश यहाँ पर होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर 1 कैसे आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से एडोलसेंस के अंदर होती है? एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में बच्चा जो है कौन सी स्टेज के अंदर होता है? देखो हमको ये पता है कि एरिक एरिक्सन ने टोटल जो है 8 स्टेजेस यहाँ पर बताई है, ठीक है। अब देखो 8 स्टेजेस में एडोलसेंस के पास कौन सी वाली आएगी? यहाँ पर हमको पता है एडोलसेंस में बच्चा पहचान बनाने की कोशिश करता है, मतलब आइडेंटिटी यानी कि रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की बात हो रही है। या तो वो पहचान बना लेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके साथ रोल कन्फ्यूजन या आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब फिर वो लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, वो उसको फिर कोई पसंद नहीं आएगा, वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जहाँ पर हम लोग अपने परिवार वालों के बारे में सोचते, बच्चों के अगली जो पीढ़ी है उसके बारे में सोचते, वो होता है अपना जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहली स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो होता है सिर्फ पेरेंट्स पर ट्रस्ट करता है और किसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाली स्टेज क्या होती है? घनिष्ठता बनाम विलग्नता या फिर आइसोलेशन क्या होता है कि व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने लोगों से जुड़ने की, जुड़ाव बनाने की कोशिश करता है, मतलब जस्ट किशोरावस्था के बाद जो युवा अवस्था आती है उसमें ये वाली स्टेज होती है, इंटीमेसी होती है ना। और अगर ये चीज़ नहीं हुई, मतलब लोगों ने जस्ट लाइक फ्रेंड फैमिली वगैरह के द्वारा उसको धोखा मिला, साथी वगैरह के द्वारा, तो वो फिर आइसोलेट हो जाता है, फिर वो पूरी समाज सोसाइटी से अलग थलग यहाँ पर हो जाता है। तो ये होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। वैसे आपको एरिक एरिक्सन पूरा ध्यान है ही सही, फिर भी आप चाहें तो ये 8 स्टेज दे सकते हैं, ठीक है। ये अपनी 8 स्टेजेस है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किशोरावस्था में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना अधिक है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन इन एडोलसेंस? यहाँ पर आपको कहाँ पर दिखेगा किशोरावस्था में अवसाद है, मतलब कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज दिखने की बात कही गई है। अंकों में अचानक से गिरावट आ जाना, आपको किशोरावस्था में बच्चा डिप्रेशन में इसकी बात बताएगा। कक्षा में गैर हाजिरी का होना, दोस्तों से दूर हटना, या फिर चेंजिंग फ्रेंड्स ग्रुप, मित्र समूहों का बदलना। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? अवसाद होने की संभावना कहाँ पर आपको दिखेगी? मित्र समूहों के बदलने में, मतलब उसका फ्रेंड ग्रुप जो है पहले कुछ और था, अचानक से उसने अपने सारे फ्रेंड्स बदल लिए, जो पुराने मित्र हैं उनसे जो है कनेक्शंस वगैरह उसने बिल्कुल बंद कर दिए, बातचीत बंद कर दी, है ना। तो ये चीज़ें आपको डिप्रेशन के संकेत बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता के नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। और इसका अर्थ यह है कि प्रयास व त्रुटि के कारण यहाँ पर संबंध बनते। देखो हमसे पूछा क्या गया है, तत्परता के नियम की बात की गई है,
लॉ ऑफ रेडीनेस, अभी हमने जस्ट पढ़ा, लॉ ऑफ रेडीनेस किसकी बात करता है? लॉ ऑफ रेडीनेस बात करता है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए मेंटली कितना प्रिपेयर है ना। तो अब ये जो देखो, ये किसकी बात कर रहा है? प्रशिक्षण या अभ्यास की बात कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, है ना। अब ये व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वो कंडीशनिंग वाली बात हो रही है, ठीक है। इसका अर्थ प्रयास और त्रुटि की बात हो रही है, ये भी नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स केवल ऑप्शन नंबर बी बचा हुआ है, तैयारी या स्वभाव अधिगम में किस प्रकार से यहाँ पर योगदान देते हैं, ठीक है, यही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीकों से कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तर्कसंगत रूप से आप सोच पा रहे हैं और उद्देश्यपूर्ण तरीकों से आप कार्य कर पा रहे हैं, ये रीजनिंग है, ये परसेप्शन है, ये इंटेलिजेंस है, ये क्रिएटिविटी है। देखो, अगर आप तर्क संगतली रैशनली आप थिंक कर पा रहे हैं, पर्पसफुली एक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये तो आपका रीजनिंग है, ये तो आपकी तार्किकता है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। बांडुरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए किस पद का प्रयोग किया? चलो इसका आंसर करो। किस पद का प्रयोग उनके द्वारा किया गया कि बच्चा जो है चीज़ों को किसके थ्रू सीखता है? मॉडलिंग, प्रतिरूपण के थ्रू सीखता है ना। दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। को विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा में सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर माना जाता है। क्या बोला गया है कि किसको जो है बच्चों की उपलब्धि और समावेशी कक्षा में सफल कार्यान्वयन, जो समावेशी शिक्षा जो है या फिर हम लोग बोले इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सफल हो पाया है ना। ये किसके कारण हो पाया है? टीचर के कारण, प्रिंसिपल के कारण, सुपरवाइजर के कारण या फिर काउंसलर के कारण? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो टीचर है, क्योंकि टीचर को ही सारी एक्टिविटी करनी, नियम बनाने वालों ने नियम बना दिए, है ना। अब जो बच्चों को पढ़ाना है, पूरी क्लास का एनवायरनमेंट जो सेट करके रखना है, किसी को किसी के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग नहीं आए, ये सारा कार्य तो किसने किया है? टीचर ने किया। तो जो समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट सक्सेसफुल हो पाया है उसके पीछे सबसे बड़ा कौन एक कारण है या एक फैक्टर कौन है? टीचर सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विकास रखते हैं? मतलब एक बच्चा जो है बायोलॉजिकली मैच्योरिटी के साथ डेवलपमेंट और उसकी लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये कोहलर बोलते हैं, स्किनर बोलते हैं, वाइगोत्स्की बोलते हैं, पियाजे। देखो वाइगोत्स्की तो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोहलर और स्किनर, कोहलर तो अपने गेस्टाल्टिज्म के अंदर आ जाते हैं और स्किनर अपने व्यवहारवादी हैं। तो ये इनके अपने तरीके हैं। पियाजे ने क्या बोला है कि बच्चा नेचुरली धीरे धीरे समय के साथ जो है सारी चीज़ों को एक्वायर करता जाता है, समझता जाता है, एक्सेप्ट करता जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात बोलने वाले कौन है? पियाजे हैं। बच्चा नेचुरली जो है सारी चीज़ों को एक्वायर करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? सोशल डेवलपमेंट के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, फिजिकल के अंदर या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर? तो तार्किकता का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाएगा? तार्किकता का अध्ययन किया जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, है ना। क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन किया था कि रीजनिंग जो है किससे संबंधित है ना। तो वो आपने बताया था कि वो तर्क से यहाँ पर संबंधित है। हमारे तर्क हमारे लॉजिक्स की बात करती है, ठीक है। तो रीजनिंग इज अंडर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको तर्क जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही हो, तर्क की बात कहाँ पर होती है? कॉग्निशन में होती है, संज्ञान में होती है, राइट। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू द 3 ब्लैंक आपको फिल करने हैं, है ना। चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलसेंस। बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक 3 प्रोसेस होती है। वो कौन सी 3 प्रोसेस होगी? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, क्वालिटेटिव, एम्पेरिकल, क्वांटिटेटिव, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी, अर्ली और लेट, ठीक है। तो जन्म से लेकर एडोलसेंस तक जो स्टेजेस होती है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, इमोशनल होता है। अब ये क्या बोल रहा है? क्वालिटेटिव, एम्पेरिकल और क्वांटिटेटिव बोल रहा है ना। मतलब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इसने एम्पेरिकल को ऐड कर दिया है। ये फिर से 3 स्टेजेस का नाम ले रहा है, चाइल्ड, एडल्ट और एडोल्ट। और ये इन्फेंसी, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो इसमें क्या गड़बड़ है? क्योंकि इसने एडोलसेंस को नहीं लिया, क्योंकि इसने इन्फेंसी, शिशावस्था को ले लिया, बाल्यावस्था का अर्ली और लेटर चाइल्डहुड ले लिया, लेकिन एडोलसेंस को नहीं लिया। तो ये नेगेटिव हो गया,
ठीक है। और इसने तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बचपन से लेकर अभी तक, शुरुआती समय, बर्थ से लेकर अभी तक कौन सी स्टेजेस कंप्लीट होगी, तो ये 3 स्टेजेस बोल दी। हमको ये बताना है कि कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं। तो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इमोशनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हेतु जो राष्ट्रीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था वो किस वर्ष किया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो भारत के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था वो कब किया गया था, कब साइन किए थे। 2007 में उसके ऊपर जो है सिग्नेचर यहाँ पर किया था। भारत अब इसका मेंबर बन चुका है। ठीक है, ताकि जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी दिव्यांगजन से रिलेटेड वो सारी इसके अंदर कंसीडर की जाएगी। वो पूरे यूनाइटेड लेवल पर सारी कंट्रीज जो इसके मेंबर है उसमें सेम टाइम अप्लाई की जाएगी। तो ये 2007 में इस पर साइन किया गया था। ओके, क्लियर है। ओके, तो आज के सेशन के लिए एक सीरीज़ यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे। बाकी मॉर्निंग में आपका सोशल साइंस का सेशन आया था जिसमें हम लोगों ने सोशल साइंस के पेडागोजी को कंप्लीट किया है, तो उस सेशन को एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने जो प्रीवियस शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं वो कंप्लीट किए हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।